नमस्कार, टिकटॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास जी और आप हैं नीरज जी। और आज की चर्चा का विषय है ग्रह क्लेश पे चिंतन। तो नीरज जी, ग्रह क्लेश के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी, चिंतन का विषय नहीं है। तो ये किसका विषय है? ये कर्म का विषय है। कैसे? पहले तो आप हमें ये डिसाइड करिए कि ग्रह क्लेश को बढ़ाना है या घटाना है। अरे उस अकॉर्डिंग हम बताएंगे ना सारी चीजें। इसको घटाना है महोदय, घटाना है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। नाक में दम करके रखा है सभी के घर में ग्रह क्लेश। दम करेगा? ग्रह क्लेश क्या होता है? दो शब्दों का, दो हिंदी शब्दों का मेल है ना? ग्रह क्लेश। ग्रह का मतलब क्या होता है? एक तो ग्रह होता है, धरती में जो ग्रह होते हैं आकाश में। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताइए बस। ग्रह मतलब घर, क्लेश मतलब लड़ाई झगड़ा, बस। इससे बियॉन्ड जाकर कभी आपने देखा? बियॉन्ड अब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। इसके परे जाकर देखा? सिर्फ कलेश मतलब लड़ाई झगड़ा और क्या? जब ऐसे थॉट होगी आपकी, कलेश मतलब लड़ाई झगड़ा, आप बार बार कलेश कलेश नाम ले रहे हो तो लड़ाई झगड़ा होगा ही ना। जैसे कि किसी भी प्रेत आत्माओं का आप बार बार नाम लो तो वो आपकी, उसकी रूह आपके नजदीक आ जाएगी। तो आप बोलो गृह क्लेश गृह क्लेश गृह क्लेश, तो स्वाभाविक होगा ना लड़ाई झगड़ा। अरे तो इसके बियॉन्ड भी जाकर देखा जा सकता है, जो कि कोई नहीं करता। इसके बियॉन्ड क्या क्या देखा, आप क्या दिखाना चाहते हैं? कलेश कभी आपने सोचा? किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, विमलेश का भाई हो सकता है, लंकेश का भाई हो सकता है, लंकेश का पापा हो सकता है। कभी सोचा आपने? इतना दूरदर्शी सोच तो हमारी नहीं है। अगर आपने सोचा है तो फिर आप ही बताइए कैसे। रामायण का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। क्या है रामायण? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में क्या है रामायण? पहले आप बताइए, ऑडियंस को पता चलना चाहिए। एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक कथा भी है, पारिवारिक कथा है, एक ग्रंथ है जिसे एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हर तरीके से उससे सीख ली जा सकती है। रिश्तों के लिए, समाज के लिए, जीवन जीने के लिए। इतना कुछ जानते पर कलेश को नहीं जानता है। कलेश को नहीं जानता। आप थोड़ा सा बताएं। मैं तो बताऊंगा, मैं उस चीज के लिए बैठा हूं, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिसने भी रामायण अगर पढ़ा हो सबने तो ठीक है, नहीं तो देखा तो होगा रामानंद सागर की रामायण जो आती थी टीवी पे, उसको भी देखे होंगे। तो इसपे एक लंकापति रावण का नाम सबने सुना होगा। मैंने भी सुना है ना? ये जो लंकापति रावण थे उनको दूसरे शब्दों में हम लंकेश कहते हैं, है ना? तो इस मैं क्लेश की बात कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। किसी चीज को समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझना होगा। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। बड़ी चीज कलेश, बड़ी चीज की बात नहीं। ये वो चीजें जिन पे कभी किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, उस पे आपने सोचा है, रिसर्च किया उस पे आपने? तो बताइए। चिंतन का विषय ऐसे थोड़ी होता है। हम चिंतन कर्म दोनों की बात कर रहे हैं। चिंतन आपकी बात की, हमने कर्म की बात की, तो उस पे कहीं ना कहीं रिसर्च होगा ना। रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, कर्म कर रहे हैं। तो लंकापति रावण, उनका दूसरा नाम था लंकेश। इस रामायण के रचयिता कौन थे? उसके लेखक कौन थे? तुलसीदास जी। कोई भी रचयिता या लेखक होता है तो वो मतलब एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट, ये दो चीजें होती हैं। नहीं, इसको थोड़ा हिंदी में समझाइए, हमारे दर्शक भी समझ पाए इसका। मैं एक तरीके से, मैं एक सरल भाषा में बात करूं तो इस पे एक विलन और एक हीरो। कोई भी लेखक या रचयिता होता है तो दो चीजों पे कहानी को मोल्ड करता है, उसी पे कहानी वो रचता है। तो जो तुलसीदास जी ने है वो अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनको जो लगा कि इस कहानी को या फिर इस ग्रंथ को, इस कथा को, धार्मिक कथा को, इन दो चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, तो उन्होंने उन दो चीजों पे किया। अब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रचा इस चीज को। उनकी लेखनी में मैं सवाल नहीं कर सकता, और अलग ही प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने सबसे एक मतलब रिसर्च उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन उन्होंने एक पात्र था जिसपे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो थे कलेश। अब कलेश कौन है अभी मैं बताता हूं। कलेश है लंकापति रावण के दूसरी माँ के लड़के, मतलब कहा जाए तो भाई, उनके छोटे भाई थे। एक मिनट पी लीजिए क्योंकि शॉकिंग चीज है आपके लिए, मुझे पता है। सिर्फ आपके लिए नहीं, ये ऑडियंस के लिए भी शॉकिंग चीज है। किसी ने रिसर्च की नहीं होगी ना, सिर्फ वो लड़ाई झगड़े तक। फिर से बताइए, थोड़ा दिमाग में। हाँ,
तो जो कलेश है वो लंकापति रावण के दूसरी माँ के लड़के छोटा भाई था, एक ही उनके लड़का था। अच्छा। हाँ, ये तब की बात है जब लंकापति रावण के पास लंका थी नहीं। ये श्रीलंका में रहते थे, समुद्र किनारे, मछुआरे प्रजाति के बहुत करीब रहते थे। एक तरीके से मछुआरे का इनका भी व्यापार हुआ करता था। मैं उनके जाति या उस पे नहीं जा रहा हूँ, मछुआरे का काम किया करते थे, उन्हीं लोगों के साथ रहते थे। स्ट्रगल लाइफ इनकी बहुत थी, हम लोग की कुछ भी स्ट्रगल लाइफ नहीं। जो स्ट्रगल लाइफ ये कहते हैं रावण ने किया, उनके भाई भी थे 3, आपको अब पता होगा, पता है ना, उनके भाई भी थे। अच्छा। हाँ, सबने मेहनत की, इतना मेहनत की कि मतलब 24 घंटे क्या 48 घंटे तक लगातार मेहनत करते। अच्छा। बहुत लाइफ स्ट्रगलिंग थी। अब ठहरा कलेश सबसे छोटा, ऊपर से दूसरी माँ का। तो क्या हुआ कि जो वो रावण थे वो उन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे। कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या थी उनके अंदर, भाई दूसरी माँ का है, हम खुद ही 4 भाई हैं, साला इतना भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, कैसे मतलब उसको भी संभाले। तो उन्होंने उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो क्या हुआ कि वो स्ट्रगल कर करके वो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, और मेन उनका जो मोटिव था सोना कमाना। अब सोना उस समय कैसे, उन्होंने लंकापति रावण की सोने की लंका आपने सुना होगा, सुना है। सोना कहाँ से आया, कहाँ से? ये मैं बताता हूँ आपको। दुबई से आता था। अच्छा। उन दिनों भी स्मगलिंग होती थी, जैसे अभी प्लेन के द्वारा या किसी और के द्वारा होती है, उन दिनों जहाजों के द्वारा होती थी, समुद्री जहाज। अच्छा। हाँ, और पनडुब्बियों के द्वारा, समुद्री जहाज के पहले तो पनडुब्बियों के द्वारा, डॉल्फिन के द्वारा होती थी। अच्छा। शार्क मछली के द्वारा। उनके अंदर मतलब ऐसा होता था कि मछलियां पकड़ के उनके अंदर सोना डालते थे। दुबई में मछली पकड़ के उसको खिला देते थे। हाँ, सोना, पेट में उनके सोना चली जाती, या फिर जो डॉल्फिन होती थी तो उसके गले में माला पहना दिया जाता सोने की, है ना, ये मोतियों की, सोने की। आपने देखा होगा कि रामायण वगैरह में काफी मतलब रावण जी के परिवार में बहुत सारे सोना चांदी के गहने वगैरह, उसका कहाँ से आए, सब दुबई से आए। अच्छा। हाँ, उस समय स्मगलिंग होती थी। और जो वो होती थी उनकी सोने की बिस्किट्स होती थी, तो वो उनके पेट में मछलियों के डालते। और काफी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने, मछुआरों ने दिमाग लगाया, छोटी छोटी नाव बनाई, तो नाव के द्वारा बिस्किट्स आने लगी। अच्छा। तो ये लोग पहले बहुत, इनकी स्ट्रगल लाइफ थी, बहुत संघर्ष, मतलब यहाँ से इन्होंने जोड़ा, फिर सोना जोड़ा, जब सोना जोड़ने लगा। और इस तरीके से ये इनका क्या है कि इनकी जो स्थिति थी वो सुधार होने लगी। ये बहुत बड़े वहां के धीरे धीरे करके बिलियनियर्स बने, श्रीलंका की बिलियनियर्स। हाँ, फादर ऑफ गोल्ड कहा जाने लगा श्रीलंका का, वो बने। अब जो कलेश ठहरा था छोटा भाई, इनको हिस्सेदारी नहीं मिली, लेकिन ये बहुत शांत प्रवृत्ति के थे तब तक, तो ज्यादा बड़े नहीं रहे होंगे, कितने बड़े रहे होंगे, हाइट भी पता है, रिसर्च में सब कुछ हमको ज्ञात करना पड़ता है, तो इनकी हाइट इतनी रही होगी। तो क्या हुआ कि एक बार वहां मेला लगा था, अपने सतना में देखा होगा, शरद महोत्सव लगा था, बहुत बड़ा इंटरनेशनल मेला, बड़े बड़े झूले वगैरह। उस समय ऐसा मेला लगा, तो समुद्र किनारे लगा, रहते भी ये लोग वहीं पे थे। तो लहर आई एक दिन, ऐसे सुनामी लहर जैसी, तो वो उनको बहाकर ले जाने लगी। हाँ, उन दिनों राम सेतु पुल बना नहीं था, तो जो डॉल्फिन मछली है वो कई बार क्या है, मनुष्य जाति जो मनुष्य के बहुत समीप होती है, उनकी भावनाओं को समझती है वो। तो क्या हुआ कि ये डूब रहे थे, डूबते को तिनका सहारा, तो वो मछली वहां से निकली और इन्होंने गलती से उसका ऐसे पंख पकड़ लिया, जो ऐसे उठा रहता है, तो पकड़ लिया, और वो मछली सीधे भारत भूमि की तरफ बढ़ी। अब भारत भूमि में लाके उसने उनको छोड़ा, कलेश जी को। ये पानी वानी पी गए थे, थोड़ा सा लहरें तो आती ही है, पी गए, तो वहां पे छोड़ा। अब वहां पे एक साधु महात्मा उनको अपना ध्यान, भारत कितना साधु महात्माओं के लिए तो बहुत मतलब धनी था, तो वहां पे रिसर्च वो अपना कर रहे थे, भगवान को याद। इतने में उनकी मतलब ऐसे आंखें खुली, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे कोई पड़ा है, और वो तो फिर उसको गए, उसको मतलब ऐसे हिलाए उलाए, मुंह से पानी निकाला उनको सही ये हुआ। मछली तब तक वहीं बैठी रही। फिर जैसे उनकी नींद खुली, उन्होंने मछली को प्रणाम किया कलेश जी ने, और अपनी मां स्वरूप माना, और इनको प्रणाम किया कि आपने मेरी जान बचाई। और इन्होंने उसी वक्त इसका, कलेश का भव्य स्वागत किया कि तुम इस भारत भूमि में आए हो, ये तुम खुद नहीं आए हो, तुम्हें विधाता ने भेजा है। और भारत भूमि में जो आता है वो हमेशा अपना नाम करता है, उसको शौर्य, ऊर्जा, सब कुछ मिलता है, वर्चस्व मिलता है। अच्छा। रावण क्या किया,
कुछ नहीं करेगा, रावण जो किया वो भोगेगा, छोटे भाई के साथ अन्याय हुआ है, दूसरी माँ के बेटे के साथ अन्याय भोगेगा वो, आज नहीं तो कल। उसी वक्त इन्होंने रावण को श्राप दिया और इनको आशीर्वाद दिया। तभी से इनको क्लेश आया, कलेश। अब इन्होंने क्या किया, वहां से मछली चली गई, इनको आशीर्वाद मिला और इनको बोले कलेश जी को, अब जाओ तुम जहां भी जाओगे वहां के 2-4 लोग नहीं, पूरी नस्ल आपको याद करेगी। और इस तरीके से गए और आगे एक पत्थर पड़ा था, उससे इनकी दुर्घटना हुई और वहां मृत्यु हो गई। और इस चीज से जब इनको साधु जो महात्मा थे उनको पता चला, तब इन्होंने वहां पे मरने के बाद कहा कि जो ये जीते जी नहीं कर पाए, इसका मरने के बाद नाम होना चाहिए। तो आज कितने वर्ष बीत गए। एक मिनट रुकिए, आपकी बातों से मुझे गर्मी लग रही है, मुझे लगता है एसी ऑन कर लेना चाहिए। मुझे बिल्कुल एसी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये बात ही वैसी है। हाँ, अब थोड़ा सा, अब आप बताइए, काफी गंभीर बातें हैं आपकी। तो फिर वहां से शुरू हुआ कलेश। अच्छा। और इन्होंने जहाँ पे दम तोड़ा वो डेहरी थी, दीवार जैसे घर दहलीज कहते हैं, दरवाजे के पास चौखट वहां पे इन्होंने दम तोड़ा। क्योंकि जब उनकी दुर्घटना हुई तो ये किसी तरीके से मतलब अपने कोहनी के बाद ऐसे चलते चलते गए और किसी की दलील पानी मांगा। अच्छा, आपने ये भी रिसर्च की कि किससे चलते गए? हाँ, काफी डीप गहराइयों में जा करके आपने वहां तक पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो इनकी मृत्यु हो गई। तो ग्रह कलेश वहां से शुरू हुआ, ग्रह कलेश। ये जो है उत्पत्ति हुई, ये कथा है। अच्छा, असली कथा। इस पे किसी ने लिखा नहीं। लेकिन वर्तमान समय में ग्रह क्लेश कैसे उत्पन्न होता है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? ग्रह क्लेश कितने शब्दों से बना? 2। इसी तरीके से 2 पात्रों से चलता है। कैसे? 2 पात्र समझाइए, क्या हो सकते हैं आप बताइए, चिंतन आप कर रहे हैं। भगवान ने 2 पात्र, दो पात्र की बात छोड़ू, मैं 2 नस्ल बोलता हूँ, स्त्री पुरुष। तो 2 का ही खेल है पूरा। ग्रह प्रवेश 2। अच्छा, पूरी कहानी 2 पे अटकी है। हाँ, 2 स्त्री पुरुष 2 पात्र 2 तो सीधी लेकिन हो करके तो एक हो गया ना, सबको 2 होकर के पता नहीं कितने सारे लोगों को तोड़ दिया। तो 2 आत्माएं मिलकर 2 शरीर और 2 शरीर एक आत्माएं बनती हैं मिलकर एक रिश्ते में आने के बाद। तो वैसे ये ग्रह क्लेश ये एक ही कहलाता है, ये पूर्ण सेंटेंस कहलाएगा ये। अच्छा। हाँ। तो इसको कौन जैसे वर्तमान समय से यदि लिया जाए, इसका तो मैं पहली चीजें बताता हूँ। उपभोक्ता कौन होता है? बताइए। 90% उपभोक्ता इसमें पुरुष होता है। अच्छा, उपभोग करने वाला। पुरुष में उसका क्या नाम दे? उत्पन्न करने वाला। ये मेरी रिसर्च है, दूसरों की रिसर्च अलग भी हो सकती है। मैंने आपकी जो रिसर्च है काफी उत्तम दर्जे की है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उत्पन्न करने वाले। नहीं, एक मिनट, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा। अपनी इतनी बेहतरीन बातें कही हैं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं एक बार ताली बजा दूं आपके लिए। मैं चाहूंगा कि जो दर्शक है वो भी ताली बजाएं आपके लिए। हाँ, अब आगे। तो इस ग्रह क्लेश को उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा महिलाओं का हाथ होता है और इसके उपभोक्ता पुरुष होते हैं। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं क्या आप? सोनम कांड सुना होगा आपने, अभी चर्चाओं का विषय। इसके पहले ड्रम वाला कांड सुना था। इसके पहले ड्रम वाला, इसके पहले बहुत सारे हैं। अगर मैं गिनती में करूं तो मेरी उंगलियां छोटी पड़ जाएंगी। अच्छा, लंबाई इतनी है कि और भी छोटी होती जाएंगी, क्योंकि जब भी मैं किसी नेगेटिव चीज का नाम लेता हूँ मेरे शरीर के हिस्से कम होने लगते हैं, घिसावट आ जाती है। नहीं, आप बिल्कुल मत लीजिए, बस बताइए आप आगे का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि महिलाओं ने पुरुष को बहुत शोषण किया। अच्छा, तो मतलब यहाँ से शुरू होता है, महिलाओं से। हाँ, सिर्फ महिलाएं नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी हैं, पर शुरुआत जो होती है वो ज्यादातर महिलाओं से होती है। अच्छा। और मैं चाहता हूं कि इस पे महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान करना होगा,